अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। आज भी हम बात करेंगे बैक पेन के हवाले से, कमर दर्द के हवाले से। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं कमर दर्द के हवाले से या जो भी दीगर मसाइल हैं बीमारियों के हवाले से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं। चलिए जनाब, सबसे पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ डॉक्टर साहब से। उन्हीं से पूछेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, शियाटिका क्या होता है, कमर दर्द की वजह क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो डॉक्टर साहब, कल भी हम बात कर रहे थे बैक पेन के हवाले से, जिस पे आप डिस्कस कर रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसकी क्या वजह होती है, किस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होते हैं? जी देखें, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि एक्यूट होता है, अचानक हो सकता है कमर में दर्द, और एक ऐसा होता है जिसे हम सब एक्यूट कहते हैं, जो इसकी थोड़ा सा माइल्ड टाइप है, यानी शिद्दत में थोड़ी सी कमी हो लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तकरीबन ये 6 हफ्ते तक जा सकता है। अच्छा, इससे अगर ज़्यादा हो यानी क्रॉनिक हो, जिसे हम कहते हैं 3 महीने से ज़्यादा अगर बैक पेन चल रहा है, तो उसकी एक वजूहात में अगर हम बात करें तो फीमेल में क्योंकि ज़्यादा कॉमन है, ऑस्टियोपोरोसिस का हमने कल भी जिक्र किया था। थोड़ा सा इसको मैं आज चाहूँगा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली बोन का जो फॉर्मेशन है, हमारी जो हड्डी है वो मुस्तकिल एक शेप में रहती है ना। तमाम हड्डियाँ बॉडी की जो है वो एक शेप में है। उस शेप को बरकरार रखने के लिए टूटने और का अमल और बनने का अमल मेंटेन रहता है, ये रेशियो। अब अगर ये रेशियो किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो ऐसी सूरत में जो ऑस्टियोसाइट्स जिसे हम कहते हैं वो नहीं बनते, या ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सेल्स नहीं बन रहे होते, तो ऐसी वजह से हड्डियों में जो गुथा हुआपन है जिसे कहते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होना, वो चीज़ कम होने लगती है, यानी उसका जो जाल है वो हल्का पड़ने लगता है। यही चीज़ जो है वो हमारे इन मोहरों में भी होने लगती है, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। अब जब ये मोरों में होने लगती है तो ऐसी सूरत में कंप्रेशन हो जाती है। जब ये दबते हैं तो दबने की सूरत में पूरी जो बोन है वो कंप्रेस होने लगती है। ऐसी सूरत में जैसे हमने कल कहा था कि अमूमन जब गैप जो है वो कम हो जाएगा, जो बीच में डिस्क हैं वो दबने लगेंगी, तो पेन होने लग जाता है सिवियर। और शियाटिका की भी हमने बात की थी, जैसे आपने अभी शियाटिका कहा था, तो वो और बैक पेन ये बहुत ज़्यादा को रिलेट करते हैं क्योंकि नर्व कंप्रेशन हो रही है। असल जो मसला आता है वो आता है नर्व्स के दबने का, तो जिसकी वजह से बैक पेन भी होता है। और अगर किसी एक साइड पर हम हो, जैसे शियाटिका दोनों साइड पे नहीं हो रहा, तो कोई एक साइड पे टिल्ट होने की वजह से। अब ये भी डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं नस दबने की, तो क्या ये ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल होता है। देखें, कुछ चीज़ें इनिशियल स्टेज में अगर ये है तो ऐसी सूरत में फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। एक्सरसाइजेज हैं बैक के लिए, वो रिकमेंडेड हैं, जैसे फ्लैट लेट के और थोड़ा सा बेंड करें आप अपने कमर को और नीज़ को, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें नहीं फ्लेक्सिबिलिटी लाना। दूसरा ये है कि एहतियात बताई जाती है कि जी वज़न को एकदम से ज़्यादा ना उठाएं, कोई चीज़ धक्का जिसे देना, पुश करना, वो चीज़ ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में फिर जो ये मोरे हैं ये दबने लग जाएंगे। एक बात। और जहाँ तक ट्रीटमेंट है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सिर्फ मसल रिलैक्सेंस देते हैं और पेन किलर्स देते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर ये कंप्रेशन उस लेवल पे पहुंच जाए कि जो एनुलस कहलाता है, यानी बाहर का सेक्शन होता है, जो डिस्क है ना, वो डिस्क के 2 पार्ट्स होते हैं, पल्पोसस कहलाता है और साइडों का जो है वो एनुलस पार्ट है। तो ये एनुलस पार्ट अगर बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो नर्व्स जो हैं, जो नसें हैं, वो कंप्रेस होने लग जाएंगी। तो ऐसी सूरत में फिर सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है। इसको मुख्तलिफ लेवल्स पे चेक करते हैं कि आया अब ये सीवियरिटी ग्रेड पे क्या पहुंच गए। अगर सिर्फ दर्द है तो काफ़ी हद तक बेहतर होता है, यानी दर्द के बाद जब ये सीवियर हो जाता है ग्रेड, तो उस सूरत में सुन होने लग जाता है। ठीक है। तो सुन होने की सूरत का मतलब ये कि नर्व बहुत ज़्यादा अब दब रही है और वो जो है सेंसेशंस हैं वो ख़त्म हो रही हैं। इवन मोटर फंक्शन भी, यानी मोटर से मुराद हमारा चलने फिरने का अमल में भी दुश्वारी आ रही। तो ऐसी सूरत में सर्जरी रिकमेंडेड होती है। मुख्तलिफ सर्जरीज़ हैं इसके ऊपर, अब तो बहुत एडवांस हो गई हैं सर्जरीज़। तो उसमें ये डिस्क रिप्लेस करना या डिस्क का कोई पार्ट जो बाहर आ गया है बल्ज होके, उसको भी इंसाइज करके सिर्फ काटा क्रॉप किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, जो ऑलरेडी जो पहले से नहीं चल पा रहे हैं, जिनका मोटर नर्व डिस्टर्ब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, क्या इज़ इट पॉसिबल कि अब अगर वो ऑपरेट करवाएं तो वो काबिल हो जाते हैं चलने फिरने के? अच्छा, इसमें देखें 2 चीज़ें। एक तो होता है कि इमोबिलाइजेशन बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती है, अमूमन होती है, लेकिन काफ़ी हद तक जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसमें सुन होने का इफेक्ट ज़्यादा आता है कि जहाँ पैर रखा या बैठे हुए तो सुन हो गए, खड़े होने में दिक्कत पैदा हो रही है। या एक स्टेज वो होता है जिसमें सिवियर पेन हो रहा हो, कि अब बार बार पेन इतना हो रहा है कि आप दर्द की अद्वियात भी दे रहे हैं और मतलब स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स का यूज़ भी किया जा रहा है, इंजेक्शंस भी देते हैं, स्टेरॉइड्स भी देते हैं बाद, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी सूरत में फिर सर्जरी ही रिकमेंडेड है। तो कंपैरेटिवली सर्जरी के बाद ये जो अलामात आ रही थी जिसमें सुन हो जाना है या बहुत शदीद दर्द होना है, डेफिनेटली इसमें कमी आती है।
ऑल दो एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अमूल लोगों का ये होता है कि जी सुनने में भी आता है, आप आपस में डिस्कशन में लोग करते हैं कि जी ये दोबारा होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। एक तो पहली बात देखें, जो कुदरती चीज़ वहाँ पर नॉर्मली मौजूद है नेचुरली, उसमें फ़र्क आ रहा है, उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल जो है वो डिस्क सब इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हाफिज राशिद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब सवाल करना था कि जी। काम करता हूँ मेजर साहब के घर में, जी जी तो वो थकावट भी होती है काम करके ना, थकावट भी होती है और सुस्ती भी होती है, और उसके बाद यानी कि सोता सोता ना टांगों में दर्द भी पड़ जाता है। ठीक है। ठीक है। और सर में दर्द जो है ना रोजाना होता है, इसका क्या अच्छा, हल होगा? गरीब आदमी है। जी राशिद साहब, कितनी उम्र है आपकी? जी कितनी उम्र है? मेरी कोई 18 साल से ऊपर चल रही है। हाँ, 18 18 साल। साल माशाल्लाह यंग है अभी, आप जवान हैं अभी, इसमें थकन और थकावट होनी नहीं चाहिए। जी तो आप ये मतलब ग़िज़ा का सिर्फ ख्याल रखने की ज़रूरत है, अद्वियात ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं, आपने सुबह का नाश्ता ज़रूर अच्छा करें, फिर दोपहर को अच्छा खाएं और रात को थोड़ा कम रखें, और थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे आप कहते हैं ठीक है आप काम करते हैं, लेकिन एक फ़िज़िकल एक्टिविटी वो जो आप अपने लिए पर्टिकुलरली 5-10 मिनट रखें अलग से, तो इंशाल्लाह ये जो थकावट है ये चीज़ ख़त्म होती चली जाएगी। इसके लिए मेडिसिन की ऐसा ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल, आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अभी आप यंग हैं, आप चाहें तो ख़ुद से जो है वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, और मुझे ना कमर का बहुत मसला है, जी तो मैंने डॉक्टर से बात करनी। प्लीज़ जी कीजिए। जी कहिए। ये ना मुझे इतना मसला है कि जब सुबह उठती हूँ मेरे से उठा नहीं जाता, और लेटती हूँ रात को, तो ये दोनों जो गर्दन के पीछे वाली साइड है ना, जी इससे जी। बहुत शदीद दर्द है। अच्छा आपका और जो रीढ़ की हड्डी है ना, जी जी। उसमें भी दर्द है। अच्छा, मुझे दो और चीज़ें मेरे बताइएगा। जो सर्दी आती है ना, जी। हाँ जी, दो चीज़ें आप बताइएगा। जब एक सर्दी आप आती है तो अच्छा, सुन्न हो जाते हैं, हाथ तो ठीक है। उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, और आपको दोनों बाजू सुन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो अच्छा, मैंने बहुत इलाज करवाया है, वो दवाई देते हैं मक्खी तो आप अपनी उम्र बताइएगा, एक तो उम्र बताइए और अपना वज़न बताइएगा कितना है आपका? 42 और 75 वजन है। 75 वेट है। 42 उम्र है जी जी जी। और 75 वजन है। ठीक अच्छा है। देखें, इसमें बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए मैं आपको जनरली एक बात बताऊं कि आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है, ठीक है? और थोड़ा सा जो आप जब लेटती हैं तो ये जो गद्दा है, ये जो मैट्रेस है, इसको सॉफ्ट ना हो ज़्यादा, ऐसी सूरत में बैक पेन बढ़ता है, ठीक है? आप कोशिश करें कि थोड़ी सी सख्त जगह पे, भले चाहे उस पर आप कारपेट जैसे ज़मीन पे हम बिछा के, दरी बिछा के लेटते हैं, आप एक तो उस तरह रखें, और दूसरा ये कि इसकी एक्सरसाइजेज़ हैं थोड़ा सा, वो आप चाहें तो मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, मैं आपको एडवाइस भी कर दूंगा। और हो सकता है कि शुरू में अभी हमें कुछ मेडिसिनल सपोर्ट आपको देनी पड़े, ठीक तो है। मेडिसिन भी एडवाइस कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। शो के आधे घंटे बाद एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी शमसुल आसिफ नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ। जी क्या पूछना चाहेंगे? देखिए मैं कमर में दर्द की शिकायत रहती है, ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता मैं, अगर 10 से 15 मिनट खड़ा होना हो जाए तो कमर में पेन शुरू हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल निचले हिस्से की तरफ हो रहा होता है, हिप से ये थोड़ा निचले ऊपर, ठीक है? निचले हिस्से की तरफ बिल्कुल। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 62। 62 है माशाल्लाह। और चलना फिरना कैसा है, चलते फिरते आप सही हैं? चलता फिरता तो वो बिल्कुल सही है, चलने फिरने में तो घुटने की प्रॉब्लम तो है पुरानी, लेकिन फिर भी मैं चल लेता हूँ, इजी कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है। और वेट आप बताइएगा अपना? वेट है 80 किलो। अच्छा, 80, ओके। हाइट अगर आपको आइडिया है तो वो भी बता दें। 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच। देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपका जो है ना BMI बढ़ा हुआ है, यानी आप ओवर वेट कैटेगरी में आ रहे हैं इस वक्त ना। थोड़ा सा वेट आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। जब आप वेट रिड्यूस करेंगे, होता ये है कि देखें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, जो और लोग भी सुन रहे हैं इस बात को,
कि जब आपका वेट बढ़ रहा होता है तो आपका बोनी स्केलेटन यानी हड्डियों का जो ढांचा जिसे हम कहते हैं वो तो वही रहता है ना, उसमें तब्दीली नहीं आती है। सही। अब होता क्या है कि उस पर वज़न ज़्यादा पड़ने लग जाता है। जब वज़न पड़ेगा तो यही जो मैं भी आपको पूरा बता रहा था कि मोरों की कंप्रेशन होगी, ये डिस्क जो हैं ये दबना शुरू हो जाएंगी। और ऐसी सूरत में शुरू में जैसे आपने कहा कि आपको ये पेन हो रहा है, और उसकी वजह भी यही है कि ये नर्व्स जो हैं, ये नसें जो गुजर रही हैं बहुत हसास होती हैं, ज़रा से दबने पर भी बहुत पेन करती हैं। तो जब आप अपना वेट रिडक्शन करेंगे, थोड़ी स्ट्रेच एक्सरसाइज, बिल्कुल फ्लैट लेट के किसी से सपोर्ट लेके आप थोड़ा सा लेग को पुल भी करवाएं, दोनों पैरों को हल्का सा खिंचवा के रखें थोड़ी देर, फिर छोड़ दें, फिर खिंचवा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा ताकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगी नर्व्स में, तो इंशाल्लाह पेन में कमी आएगी। बाकी ये कि अगर अद्वियात की बात है, मेडिसिन्स की बात है, तो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ। प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें एज फैक्टर भी होता है, इसमें वेट फैक्टर भी होता है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ चलना है, तो मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है कमर दर्द के हवाले से जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गया है, हर शख्स जो है वो इससे दो चार होता जा रहा है। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताइएगा, अक्सर जब ऑपरेशन का पेशेंट को कहा जाता है तो वो कतराते हैं कि हमने ऑपरेशन करवा दिया तो हम पूरी ज़िंदगी जो है वो बेड पर चले जाएंगे, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसको भी क्लियर अच्छा कीजिएगा। देखिए, बात ये कि अब से अगर 15 साल या 20 साल पहले हम पीछे चले जाएं और ये सर्जरीज़ की बात करें तो थोड़ा सा लोग शायद हेसिटेट होते थे। अब सर्जरी में बहुत एडवांसमेंट हो गई है, माइक्रो लेवल्स पे सर्जरीज आ गई हैं। ठीक है। तो ऐसी सूरत में ऑपरेशन भी बहुत क्लीन ऑपरेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता आप जो हैं अगर ये रीढ़ की हड्डी को छिड़वा देंगे एक दफ़ा, अमूमन यही ख्याल होता है ना कि उसके बाद फिर अब आप जैसे आपने कहा कि मूव नहीं कर सकेंगे, तो ये ख्याल गलत है। उसका पर्पस भी है और इलाज हो रहा है ना, क्योंकि अगर डिसकम्प्रेस हो रही है तो आप अगर इतने ज़्यादा मोहरे अगर आपस में दब गए और कंप्रेस हो गए, नर्व्स दब गई, तो वैसे ही आप बेड पे चले जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप जो अगर आपके ऑर्थोपेडिशियंस हैं या जो सर्जन्स हैं इसके जो रिकमेंड करेंगे आपको, तो बेहतर ही होगा कि आप उनको फॉलो करें। और क्योंकि हम जब इस लेवल पे पहुंचते हैं ना जहां सर्जरी डिसाइड हो रही हो, तो प्लीज़ तमाम लोगों से किसी भी हवाले से सर्जरी पे फिर आपकी यानी सोच वहाँ पे महदूद होती है। आप नहीं सोच सकते कि ये डिसाइड करें कि आया सर्जरी ज़रूरी है या नहीं। ये इस लेवल पे आने के बाद तो आप सर्जन्स पे या डॉक्टर्स पे ही छोड़ेंगे ना, कि वो बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर आपको सही रेकमेंड करते हैं, वो आपकी हिस्ट्री, आपको प्रोटोकॉल के साथ जो है वो सर्जरी रेकमेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से, शियाटिका के बारे में बिल्कुल। देखें, ऑस्टियोपोरोसिस असल में बात ये कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। अमूमन फीमेल्स में 45 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती है और हार्मोनल चेंजेस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसी सूरत में तमाम बॉडी की जितनी भी बोन्स है, ख़ासतौर पर लॉन्ग बोन्स और ये वर्टिब्रा यानी मोरे, तो इनके अंदर जो है वो भुरभुरापन आने लगता है, जाल जो है इनका कमज़ोर पड़ जाता है। इसी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसमें हमारी ग़िज़ा की कोताही है कि हम कैल्शियम नहीं ले रहे? ये एक्चुअली एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह है। इसमें हाँ, ग़िज़ा की जैसे आपने बात की कि अगर हम विटामिन डी, कैल्शियम का इस्तेमाल रेगुलर बेस पे और क्योंकि हमारे क्या होता है कि हम उस वक्त यूज़ करते हैं मेडिसिन जब हमें टेस्ट लेवल कराएं या हमें कमज़ोरी वाक़ हो जाए। अगर इनको रेगुलर बेस पे अपना एक रूटीन बना लें कि आप अपनी या तो आपकी ग़िज़ा ऐसी हो कि जिसके अंदर आपको अच्छी मिकदार में कैल्शियम जा रहा हो, दही का इस्तेमाल आप करें, दूध का इस्तेमाल करें। अब अगर ये चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम जो है वो बराबर लेवल रहेगा, कैसे पॉसिबल है? तो आपको फिर एक्सटर्नल सोर्स से यानी मेडिसिनल सोर्स से आपको लेना पड़ेगा। अगर वो आप रेगुलर बेसिस पे रखते हैं तो डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है, जो ऑस्टियोपोरोसिस का जिसमें जाल कम हो रहा है, इसको आप बढ़ा सकते हैं ड्यूरेशन कि यानी इसमें गैप आ जाए। लेकिन वक्त के साथ डेफिनेटली कमज़ोरी आती है और ऐसी सूरत में बोन्स फिर प्रोन होती हैं जल्दी टूटने के। ज़रा सा जैसे आपने सुना होगा बाथरूम फ्रैक्चर्स जो हैं बहुत कॉमन है, स्लिप फ्रैक्चर्स जो होते हैं, तो ज़रा सा आपकी स्लिपिंग हुई और आपने देखा कि वो हिप हड्डी जो है वो आपकी बड़े पैर की जो फुल जिसे हम फीमर कहते हैं, इसकी नेक टूट जाती है अमूमन। तो सब ये क्या एक एज में जाके होता है या यंग में अमूमन रेयर है क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होती हैं बोन्स। इसीलिए कहा जाता है कि बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल वाफिक मिकदार में रखा जाए।
ठीक है, बिल्कुल आपको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कैल्शियम का सही इस्तेमाल करना है, मिनरल्स, विटामिन्स, हर चीज़ की एक आपको एक लिमिट बैलेंस के साथ चलना है और जितना हो सके अपने आप को जो है वो आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना करें, जितना हो सके मूवमेंट करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे डॉक्टर साहब हमेशा रेकमेंड करते हैं, वॉक को टाइम दें, अपनी डाइट पे टाइम दें। तो आई थिंक आप इन तमाम चीज़ों से जो है जो जितनी भी बीमारी हैं उनसे आप दूर ही रहेंगे। डॉक्टर साहब ये आजकल देखा गया कि बच्चे भी अक्सर कमर दर्द की कंप्लेन कर रहे थे, जबकि वो तो बहुत यंग है, उनको तो ये कंप्लेन करनी भी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अक्सर अपने प्रोग्राम में आप भी ये बात बोलती हैं कि जी गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर दिया डेफिनेटली, और ख़ास तौर पे डाइट कि डाइट के अंदर हम उन तमाम चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं जिसमें ग़िज़ाइयत कम है, तो जंक फूड्स का यूज़ जो है वो कम कर देना चाहिए। अच्छा, दूध जो है बच्चे, अब तो छोटे ही बच्चों में मैं देखने में आता हूँ बहुत कंप्लेन है कि नहीं पी रहा है। इसमें थोड़ी सी हमारी भी गलती कि हमने उनको ज़रा सा उनका नखरा आया या ज़रा सा उन्होंने बोला हमने नहीं पीना, हमने कहा कि छोड़ दो, ये चीज़ गलत है। मेडिसिन स्टार्ट करना तो हम प्रेफर कर देते हैं, बच्चों को विटामिन डी के ड्रॉप्स तक तो स्टार्ट में हम दे रहे हैं, लेकिन अगर एक वो चीज़ जो कि दवाई नहीं है और एक अच्छी नेचुरल सोर्स है कैल्शियम और विटामिन डी की, वो हम प्रेफर नहीं कर रहे होते। बहुत ईजी मुतबादिल हमने सोच लिया है कि मेडिसिन दे दीजिए, मेडिसिन दे, तो वो इसका हल नहीं है, जबकि उसके 12 लेकिन नुकसान आते हैं जब आप देते हैं, खुदा न खास्ता डोज ज़्यादा हो जाए या ड्यूरेशन बढ़ जाए, तो आप कंट्रोल सिर्फ अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर एडवाइस करे कि हाँ इस वक्त ज़रूरत है डेफिशिएंट, लेकिन आप जहाँ पे नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, ये आप रेगुलर बेस पे रखें, डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। क्यों होगी? तो हम आंतों को भी एक तो ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आंतों में जब ये जंक फूड्स जाते हैं तो इनकी एब्जॉर्प्शन जो है तमाम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की वो मुतासिर होती है, इस वजह से तो हमें एक्सटर्नल सोर्स पे हमें जाना पड़ जाता है। बिल्कुल, तो ये चीज़ बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे इस हवाले से बच्चों में भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अक्सर देखा गया है कि अब विटामिन डी के जो है वो इंजेक्शंस जो पीने वाले भी हैं और ओरली भी लेते हैं, तो ये कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब हर कोई इसकी तरफ जा चुका है एक्सेप्ट कि वो नेचुरल उस पर जाए। देखें, डेली की हमारी तकरीबन विटामिन डी की रिक्वायरमेंट 300 to 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। अच्छा, अब ये जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं ये हमें धूप से और हमारी डाइट से हमें पूरे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हमारा एक्सपोजर ही नहीं हो रहा, हम बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी नहीं है, कैल्शियम इंटेक नहीं है, दूध में भी होता है, ये तमाम चीज़ें जब हम नहीं लेंगे इवन वेजिटेबल्स में, तो फिर हम सोर्स यूज़ करनी पड़ जाती है, और फिर ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पर हम विटामिन डी का सप्लीमेंट भी देते हैं। लेकिन अब एक बात ज़रा समझें कि हर दूसरा पेशेंट जो है, तकरीबन मैं अगर कहूँ हर घर में मोर और लेस ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई ना कोई, या वो कहते हैं ना पानी में डालने का इंजेक्शन, यानी ओरल में भी आप लेते हैं या इंजेक्शन फॉर्म में भी आप IM भी लगवाते हैं वीक में, क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? 1 लाख 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स या 200,000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो हम देने पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह इसलिए कि आप जो है जो प्रॉपर नेचुरल सोर्सेज है उसका यूज़ ख़त्म करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कहें डॉक्टर साहब। टाइम जो है वो शॉर्ट रह गया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम मंडे का टॉपिक भी हमारे नाज़रीन को बता दें। तो मंडे को हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? जी, बात असल में ये है कि अब मैंने जिस तरह कोशिश मेरी ये है कि एक टॉपिक में भी हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करें। पहले तो हमने जैसे मैदे की बीमारियों की बात की और आंतों में हमने जनरलाइज, अब सिर्फ मैं स्पेसिफिकली जो है इस वक्त जब मैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूँ जिसमें मैदा आ जाता है, मैदे का मुंह आ जाता है और ये सांस, ये मैदे की नाली, इसके से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह हम कोशिश होगी कि वो एड्रेस करें। डॉक्टर साहब बेसिकली हम स्टमक पेन के हवाले से बात करेंगे और आजकल ये रेलेवेंट टॉपिक भी है बिकॉज जिस तरह से बारिशें हुई हैं और जिस तरह से गंदगी पूरे शहर पूरे मुल्क में हुई है, तो हर कोई इस स्टमक प्रॉब्लम से दो चार है। आई थिंक किसी को कह का प्रॉब्लम हो गया है, मोशंस लगे हुए हैं, स्किन डिजीज़ेज़ हो गई हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह हम मंडे को डिस्कस करेंगे। और डॉक्टर साहब जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? वीकेंड है बिल्कुल, जो अभी जैसे आपने कहा कि पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो और मैदे के हवाले से मोशंस अगर हो भी रहे हों, प्लीज़ एंटीबायोटिक पे खुद मत आइए, ज़रूरत नहीं है, वायरसेस हैं निकल जाएंगे, कोशिश करें कि ना लें, ORS का इस्तेमाल करवाएं, बड़ों में भी और बच्चों में भी। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर स्पेशियस टाइम। नाज़रीन आपसे इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल पर। टॉपिक डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया, स्टमक के हवाले से हम बात करेंगे। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं स्टमक के हवाले से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि बारिशों का मौसम है, लोग वैसे ही बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज पानी जो है वो गंदा हो चुका है, चारों तरफ जो है वो गंदगी के ढेर हैं, फिर यहाँ पर डेंगू का प्रॉब्लम चल रहा है, कोरोना एक तरफ जो है वो सर उठाए हुए है।
بہت چیزیں ہیں جس وجہ سے ہم پاکستانی ہی نہیں پوری دنیا اس وقت دو چار ہوئی ہے. اور جاتے جاتے ایک ہی بات کہوں گی, کرونا جو ہے وہ فی الحال ٹلا نہیں ہے, ابھی بھی اس کے پیشنٹس آ رہے ہیں. سو پلیز احتیاط کی بہت ضرورت ہے. جس طرح سے SOPs آپ پہلے فالو کر رہے تھے, ابھی بھی آپ کو وہی فالو کرنے کی ضرورت ہے. ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائز کریں اپنے ہینڈس کو, اور جتنا ہو سکے اپنے ہینڈ واش کیا کیجیے, اور سوشل ڈسٹنس کو پلیز مینٹین رکھیے. انشاءاللہ میری ڈاکٹر صاحب کی آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. مجھے میری پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.